हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी आज की क्लास रहेगी कुछ एडिटोरियल जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टू क्वेश्चन व्हिच हैव आस्क्ड इन द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है। द क्वेश्चन वाज आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जैसा आपको पता होगा कि लाइफ जो इनिशिएटिव है, मिशन फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन, ये किसने किया था? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट वी हैव टू डेवलप आवर लाइफस्टाइल और चेंज आवर लाइफस्टाइल विद रेस्पेक्ट टू दी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और हैबिट्स। कि पर्यावरण के अनुकूल हम ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, हमारे लाइफस्टाइल जीवन शैली को बदलें कि उससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। ये किसका ऑब्जेक्टिव है? मिशन लाइफ का। अब इसी के कंटेक्स्ट में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि कोई रिसर्च करने वाले व्यक्ति, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कोई टीचर किसी प्रकार का इनपुट शेयर कर सकते हैं विद दिस पोर्टल, जिससे क्या हो, हम ऐसे प्रोडक्ट यानी ऐसे उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाएं वो लॉन्च कर सकें जो कि क्या हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इस प्रकार का इनपुट दे सकते हैं किसके माध्यम से? आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल के माध्यम से। इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, कोई रिसर्च करने वाले, जो शोध करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट है, वो हो सकते हैं, कोई संस्थान भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सफल क्या है, व्हाट इज सफल, और ये किसने लॉन्च किया है और इसे लॉन्च क्यों किया गया है? सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। मतलब क्या है, देखिए, जिस प्रकार से स्कूल्स के अंदर बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को, वो कितना सीख पा रहे हैं, इसको क्या करना, इसका मूल्यांकन करना। ये किसने लॉन्च किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन द ईयर 2021-22। होता क्या है कि हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में जारी होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें रटकर यानी रॉट लर्निंग, ऐसी विद्या जिसमें बच्चों को रटाकर सिखाया जाए, याद करा के सिखाया जाए, उस पर फोकस नहीं करना, हमें करना है किसके ऊपर? नॉलेज के ऊपर। उन्हें कितना नॉलेज है, साथ ही साथ उसे कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन पार्ट, स्किल्स कितनी एक्वायर कर पा रहे हैं, उन्हें कितना कौशल आया है, इस पर फोकस रहता है किसका? इस टेस्ट का। और ये किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? इट इज कंडक्टेड फॉर द क्लास 3, 5th एंड 8th। तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उन पर ये टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो नो ज्ञान है, जो नो नॉलेज है, उसका किस प्रकार से एप्लीकेशन वो कर सकते हैं, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था जीएम मस्टर्ड क्रॉप के बारे में, वो थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका पूरा नाम था DMH11। ये किसने किया था? ये DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सेंटर है, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर क्रॉप प्लांट्स। जो पादप की फसलें हैं, उनमें किस प्रकार से जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाए, मतलब अनुवांशिक संशोधन किया जाए, उसका केंद्र है DU के अंदर, इसके द्वारा डेवलप किया गया था। इसका पूरा नाम है धारा मस्टर्ड 11। ये आप नाम ये रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? धारा मस्टर्ड 11, DMH11। और इसमें दो प्रकार की वेराइटीज हैं, उनमें किया गया है जेनेटिक एडिटिंग। अभी कौन कौन सी है, आप हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो है, ये भारतीय किस्म है, इसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। और सेकंड जो है, ये यूरोपीय नस्ल है, जिसका नाम है अर्ली
अर्ली हीरा टू, ये है हमारी ईस्ट यूरोपियन किस्म। कौन सी है? यूरोप की, पूर्वी यूरोप की किस्म है एक सरसों की, जिसका नाम है अर्ली हीरा टू। ये आप दो नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो अर्ली हीरा टू है किसी अफ्रीकी देश की है या अमेरिका देश की है? नहीं, ये हमारे ईस्ट यूरोप, पूर्वी यूरोप की नस्ल है, किस्म है, इसका नाम है अर्ली हीरा टू और वरुण। इन दोनों की गई है क्रॉस ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है इन दी लेबोरेटरीज। और ध्यान रखेगा इसके साथ ही इसमें दो अलग अलग जीन ऐड किए गए हैं, दो जीन्स ऐड किए गए हैं। इनका नाम पता होना चाहिए आपको, बार्नेज और बारस्टार, ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वरुण नाम की किस्म भारत की है, अर्ली हीरा टू है पूर्वी यूरोपीय देश की, जिसको क्रॉस ब्रीडिंग की गई है एट दी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर क्रॉप प्लांट्स इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अभी क्या हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विभाजित आदेश आया है, स्प्लिट, जिसे कह सकते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट, जिसमें कहा गया है कि एक जज ने कहा है कि इसका जो अप्रूवल है वो सही है, और एक जज ने कहा है कि अभी अप्रूवल्स देना उचित नहीं है, बिकॉज प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं इसमें नहीं लिए गए हैं, प्रिकॉशनरी हेल्थ कंसर्न जो हैं उनको इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। क्लियर? तो अभी तक इसके ऊपर अभी तक फाइनलाइज कुछ भी नहीं है कि ये क्या जीएम मस्टर्ड क्रॉप अभी मार्केट में अवेलेबल होगी या नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो तीन कंसर्न थे। पहला था कि एक हर्बिसाइड जो है पर्टिकुलर, उसी के खिलाफ जो ये एक्टिवेट रहता है। दूसरा, क्या इसके हेल्थ कंसर्न है या नहीं है, वो इसमें नहीं की गई बात। क्लियर? अच्छा, हम बात करते हैं, एक ओलंपिक से न्यूज आई है जेंडर को लेकर के, मतलब लैंगिक विवाद को लेकर के एक न्यूज रही है, जिसमें दो बॉक्सर थे। क्लियर? एक अल्जीरिया की खिलाड़ी है ईमान खलीफ, और एक इटली की है एंजेला कैरेनी। इन दोनों के बीच में एक मैच होता है बॉक्सिंग का, जिसमें क्या होता है कि ऐसा आरोप लगता है कि अल्जीरिया की प्लेयर है ईमान खलीफ, उनके पास क्या ऐसे मेल जीन्स है, मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं मेल कर दिए, एज अ मेल पार्टिसिपेंट है, ना कि फीमेल। देखिए होता क्या है कि ओलंपिक गेम्स में दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट इज फॉर मेल, अनदर इज फॉर फीमेल। क्लियर? पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए प्रतिस्पर्धाएं होती, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक पुरुष को एक महिला से कॉम्पीट किया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल एडवांटेज मेल को रहते ही हैं ड्यू टू दियर जेनेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर? और ऐसा ही सेम होता है कि फीमेल का कंपटीशन फीमेल से ही होता है, महिलाओं का महिलाओं से होता है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि इस मैच के दौरान शुरुआत के 40 सेकंड्स में, मतलब 46 सेकंड में ऐसा क्या हुआ कि अल्जीरिया की ईमान खलीफ है, इनके एक पंच से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, इनकी एंजेला कैरनी की। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये मुद्दा हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज क्या हो रहा है, इन्हें ब्लेम किया जा रहा है दैट शी इज ए बायोलॉजिकल मैन, मतलब जैविक पुरुष कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रांसजेंडर विमेन है। ऐसा उन्हें कहा जा रहा है कि उनमें जो है, जिस प्रकार से एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं पुरुषों के अंदर, जिससे क्या होता है उनकी मस्कुलिनिटी बढ़ती है, मतलब पुरुषत्व आता है, एक तो इस प्रकार का देखा जा रहा है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर है, ऐसा आरोप लगा है। क्लियर? जिससे क्या हुआ है कि अनफेयर एडवांटेज मिला है इमरान ईमान खलीफ को ओवर दी कैलिनी, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। राइट? तो अब हम बात करते हैं कि आगे और क्या इश्यू इसके अंदर। तो देखिए होता क्या था कि 2021 से पहले जो इंडियन ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उनका एक स्पेसिफिक लिमिट था कि ऐसा कोई, ऐसी कोई महिला जो कि पहले मेल थी बाद में फीमेल में कन्वर्ट होती है, मतलब जिसने अपना जेंडर चेंज किया हो, तो उनकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मेनली पुरुषों में पाया जाता है, जिसकी मात्रा अधिक पुरुषों में होती है, उसका लेवल कितना होना चाहिए? बिलो दी 10 नैनोमोल्स पर लीटर, 10 नैनोमोल्स पर लीटर से कम होना चाहिए किसका? टेस्टोस्टेरोन का लेवल इन दी विमेन, इन दी विमेन एथलीट्स हु हैव बीन ट्रांजिशन फ्रॉम दी मेल टू फीमेल, जो फीमेल मेल से फीमेल में कन्वर्ट हुए उनमें कितना होना चाहिए? 10 नैनोमोल पर लीटर से कम होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल। अच्छा, अब होता क्या है, 2023 में भारत के नई दिल्ली में होती है बॉक्सिंग चैंपियनशिप। क्लियर? जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, यानी अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संगठन के संघ के द्वारा होती है भारत के नई दिल्ली के अंदर। जिसमें क्या होता है, एक तो ये अल्जीरिया खिलाड़ी ईमान खलीफ और चाइनीज ताइपे की बॉक्सर है ली यूतिंग, इन दोनों को कर दिया गया बैन। इसमें क्या है, देखिए बैन इसलिए किया गया, ऐसा पाया गया जब उनका जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, मतलब उनका लैंगिक योग्यता टेस्ट किया गया, जिसमें ये पता किया गया क्या वो पुरुष है महिला है,
उस टेस्ट के अंदर ये फेल हो गए दोनों। इसके बाद क्या होता है कि IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसको कर दिया, इसने इन दोनों को बैन कर दिया इन दिस टूर्नामेंट। हालांकि उससे पहले जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट ईयर क्या होता है कि कुछ जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको लेकर के, गवर्निंग इश्यूज को लेकर के, यानी उनके सुशासन को लेकर के, शासन को लेकर के, और उनकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसका कर दिया, इसको मान्यता देने से मना कर दिया। क्लियर। अब ये तो रहा मुद्दा जो चल रहा है वर्तमान में। अब कंसेप्ट क्या है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये बायोलॉजिकल मैन है, और ऐसी क्या वजह है कि जो हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको इतना करते हैं कंसिडर इन दी स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो देखिए होता क्या, हम जानते हैं बायोलॉजी की, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। जो हमारा सेक्स है, जेंडर है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, उसका निर्धारण कैसे होता है, इट इज बेस्ड ऑन दी क्रोमोसोम्स। हमारे शरीर में कुल 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल, यानी 22 तो होते हैं समान। ठीक। अब पुरुषों, कौन पुरुष होगा कौन महिला होगी, इसका निर्धारण होता है 23वें क्रोमोसोम से। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर उसके अंदर XX गुणसूत्र पाया जाता है, इसका मतलब है जो उत्पन्न होने वाला बच्चा होगा वो होगा फीमेल, और उस व्यक्ति के अंदर, मतलब उस पर्सन में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप होंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर गुणसूत्र जो XY की फॉर्म में होता है, इसका मतलब है उसके अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होने वाले हैं, किसमें, उस बच्चे में। क्लियर। अब अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, मतलब महिलाओं के जो प्रजनन अंग है उनका विकास होता है, साथ ही साथ उनमें XY क्रोमोसोम भी होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का सिंड्रोम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उसका नाम है स्वयर सिंड्रोम। ये क्या कहता है, इफ अ पर्सन हैविंग फीमेल reproductive organs along with the XY chromosome, it is known as the Swyer syndrome, or some of them consider it as a disorder of sex development। मतलब कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में जो उसका लैंगिक विकास है उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया, इसे कहते हैं स्वयर सिंड्रोम। जिसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, साथ ही साथ जो है उसमें XY क्रोमोसोम भी पाया जाता है, इसे कहते हैं स्वयर सिंड्रोम। राइट। अब हमने बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे होता है, कि अगर इसकी मात्रा अधिक होती है उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये मसल मास, हमारा मांसपेशियों की जो मांसपेशियां उनकी, उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बोन की साइज, हड्डियों का आकार है, वो भी डिपेंड करता है इस हार्मोन पर। और बोन डेंसिटी जिसे कहते हैं, जो बोन्स की क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, मजबूती होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है ये हमारा हार्मोन। साथ ही साथ जो हीमोग्लोबिन है, जो रक्त का प्रवाह है शरीर के अंदर, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन अभी तक ये रिसर्च चल रही है कि क्या कहीं कोई डायरेक्ट लिंकेज है, क्या कोई डायरेक्ट लिंकेजेस है बिटवीन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट ऑन दी मस्कुलर मास और एथलेट्स। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा ना पैमाना की बात करते हैं, क्या स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं फॉर दी टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉर दी एथलीट। अभी क्या होता है, अगर योग्यता की बात करें, अकॉर्डिंग टू दी एलिजिबिलिटी रेगुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स, उसके अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनको माना जाता है, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको मानते हैं योग्यता का पैमाना। अब उसके अनुसार क्या है, ऐसे DSD एथलीट्स, मतलब डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एथलीट हैं, उन्हें अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो उनका कितना होना चाहिए, 2.5 नैनोमोल पर लीटर बिफोर एटलीस्ट 24 मंथ्स फॉर टू बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। मतलब कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो जो हमारे DSD एथलीट्स हैं, मतलब जिनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, साथ ही साथ उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है, उसमें क्या होता है, उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो होना चाहिए 2.5 नैनोमोल पर लीटर बिफोर अप्लाइंग। मतलब अगर उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो उनके 24 महीने पहले उनका लेवल इतना होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, 2022 के जून में एक फीना एसोसिएशन है, मतलब वर्ल्ड स्विमिंग बॉडी है, जिसने एक नया जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी इंपोज किया था, जिसमें इसने कहा that it will allow only those swimmers who transitioned from male to female before the age of 12। मतलब क्या है, वर्ल्ड स्विमिंग संस्था है फीना, FINA, इसके द्वारा कहा गया कि हम ऐसे पुरुष जिन्होंने, ऐसी महिला जो कि पहले पुरुष थी बाद में महिला बनी है, हम सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे जिन्होंने अपनी उम्र के 12 वर्ष से पहले ही, अपनी आयु के 12 वर्ष से पहले ही उन्होंने
अपने आप को चेंज कर लिया हो फ्रॉम मेल टू फीमेल, तभी उन्हें अलाउ करेंगे महिलाओं के कॉम्पिटिशन्स में। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आपके लिए क्या बात इंपॉर्टेंट है? आपके लिए पहली बात इंपॉर्टेंट है कि 2 प्लेयर के नाम, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्क्वायर सिंड्रोम क्या होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड एथलेटिक्स। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था रिगार्डिंग दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ दी शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के संबंध में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक संविधान पीठ के माध्यम से एक जजमेंट आया था 6/1 से, जिसमें कि 6 जजेस तो एक तरफ थे जिन्होंने हाँ किया है और 1 जजेस थे उन्होंने मना किया है। तो थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट से, फिर हम चलेंगे कि वर्तमान तक हम कैसे पहुंचे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और हम बात करेंगे इसमें क्रीमी लेयर की एज वेल एज दी संविधान पीठ की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है किस प्रकार बनाई जाती है और किस आधार पर बनती है, राइट, और किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है। अब होता क्या, देखिए इन द ईयर 1975 जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ऐसा करती है कि उनके आरक्षण का जो 25% है, मतलब अनुसूचित जाति का जो 25% आरक्षण है उन्हें 2 कैटेगरी में बांटती है। पहली कैटेगरी में क्या होता है कि जो वहां के वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय उनके लिए करती है रिजर्व। क्लियर? कि मतलब इनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा, प्राथमिकता दी जाएगी, बिकॉज दे वर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, कि उनका ऐतिहासिक रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से इतने विकसित नहीं है, कहीं ना कहीं वंचित है। नेक्स्ट जो होता है सेकंड कैटेगरी, हमने बात की कि जो 25% आरक्षण था इसे कितना कर दिया, 2 कैटेगरी में। पहला रखा गया वाल्मीकि मजहबी सिख समुदाय के लिए, दूसरा रखा बाकी बचे हुए सारे एससी कम्युनिटीज के लिए, राइट। सेम क्या होता है ऐसा क्या करते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करती है, वो बनाती है कमीशन अपना जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन इन द ईयर 1996, 1996 में जस्टिस रामचंद्र राजू कमीशन बनाता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सरकार जो है ये देखे, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या हम शेड्यूल्ड कास्ट को उप वर्गीकृत कर सकते हैं या क्या उसमें सब कैटेगरीज बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो होता क्या है उसकी अनुशंसा के आधार पर सन 2000 के अंदर आंध्र प्रदेश भी लागू करता है सब कैटेगराइजेशन इन दी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। अब उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी वो बनाती है जस्टिस उषा मेहरा कमीशन, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो सब कैटेगराइजेशन किया गया है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट का जो उप वर्गीकरण किया गया है, मतलब कोटा इन कोटा, क्या वो सही है या गलत है, ये कौन बनाता है, ये चेक करने के लिए बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां की उस तत्व की केंद्र सरकार, किसके अंडर में, जस्टिस उषा मेहरा कमीशन। ये आप कुछ नाम जो आ रहे हैं कमीशन के, कमेटी के, ये नाम आप याद रखेगा, और किस समय सरकार के द्वारा कमीशन बनाए गए वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर? अब होता क्या देखिए, in the year 2004 a 5 judges constitutional bench struck down the Andhra Pradesh reservation और सब कैटेगराइजेशन ऑफ दी शेड्यूल्ड कास्ट। 2004 में क्या होता है, इसकी सुनवाई चलती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि नहीं, तो शेड्यूल्ड कास्ट है ये होमोजीनस ग्रुप, मतलब इसमें किसी प्रकार की विषमता नहीं है, सभी की समान स्थिति है, इसलिए इसमें अलग अलग वर्गीकरण हम जातियों का नहीं कर सकते हैं। किसमें? अंडर दी इन दी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन एक्ट। क्लियर? इसमें क्यों आरक्षण मिलता है। अब क्या होता है उसके 2 साल बाद जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, देखिए इन दोनों का राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आता है अंडर दी डॉक्टर कृष्णपाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये जजमेंट का आप नाम याद रखिएगा, ये जो केस है जो वाद चल रहे हैं पढ़ने वाले हैं इस पूरे आर्टिकल में, ये आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल पर प्री मेंस के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, कि चाहे स्टेट पीसीएस भी क्यों ना हो, इवन एसएससी, इवन यूपीएससी भी। तो डॉक्टर कृष्णपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था 2006 में, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जो 1975 का एक नोटिफिकेशन है पंजाब सरकार के द्वारा पारित की गई 1975 की अधिसूचना, जिसमें कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जातियों के अंदर अलग से कोटा दिया गया डिफरेंट कास्ट को, उसे करते हैं स्ट्रक डाउन, मतलब उसे नल एंड वॉइड करते हैं, कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब बात आती है सन 2018 तक। 2018 के अंदर क्या होता है, केस आता है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर कहीं ना कहीं हम देखें
ऐसी जातियां भी हैं, ऐसे समुदाय भी हैं जिनके साथ क्या कहीं ना कहीं वो वंचित हैं, उन्हें आरक्षण का इतना लाभ नहीं मिला है। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहता है दैट वी आर अपहोल्डिंग द क्रीमी लेयर कंसेप्ट विद इन दी एससी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में भी ऐसे समुदाय, ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ अधिक मिला है, जिनका इकोनॉमिक और एजुकेशन स्तर, मतलब मींस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स या the level of their wealth as well as the education status is higher than the other caste। इसे कहा गया क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर होना चाहिए। अब क्या होता है, द आइडिया पुट्स एन इनकम सीलिंग ऑन दोज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस, कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग, इसमें क्या रखा जाता है, एक विचार रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के नीचे के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इट वाज अप्लाइड to promotions for SCs for the first time in 2018। ध्यान रखेगा, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के अंदर कि जो एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति हैं, उनके आरक्षण में जो है हमें रिजर्वेशन की बात देखने को मिलती है 2018 के जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो 5 जजेस बेंच थी 2004 की, जिसमें कहा गया कि जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, मतलब जो आरक्षण दिया गया था इन दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, उस पर जजमेंट किस प्रकार आता है। तो इसका नाम याद रखेगा आप केस का, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद का नाम है, 2004 में आता है। इसमें कहा गया दैट शेड्यूल्ड कास्ट आर होमोजीनस ग्रुप्स, मतलब होमोजीनस मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें कि सभी लोगों का स्तर समान हो, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो। ये बात यही किसके अंदर, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जजमेंट के अंदर। अब इसमें कहा गया दैट स्टेट्स कैन नॉट, मतलब राज्य नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फर्दर सब क्लासिफाई देम टू ग्रांट अ कोटा इनसाइड कोटा, कि किसी आरक्षण के अंदर आरक्षण देने का अधिकार स्टेट्स को नहीं है, बिकॉज जो शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति समुदाय है, वो उनमें समानता है, एक रूपता है। क्लियर, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 2024 पे आते हैं, जो रिसेंट जजमेंट आया है फ्रॉम दी 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा एक जजमेंट आया जिसकी अध्यक्षता की है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी ने। अब कुछ नाम है, अगर आप याद रखना चाहे याद रख सकते हैं, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो कि इस जजमेंट के अंदर हमें एज ए जज देखे जाते हैं। देखिए, अब जो जजमेंट आया ना, ये हमारे लिए काम का है। जजमेंट के अंदर क्या कहा गया है, तो जजमेंट में कहा गया है दैट देयर आर हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस दैट शेड्यूल्ड कास्ट आर सोशली हेटेरोजेनस क्लास। मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक और सब्सटेंशियल प्रमाण मिलते हैं कि जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल्ड कास्ट है, ये विषम गुरु समुदाय है। मतलब इसमें विषमता है कि कुछ जातियां जो है अपने आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर अधिक ऊपर हैं और कुछ जातियां उसमें नीचे हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन है, कहीं ना कहीं उसमें ऊपर नीचे की अलग अलग श्रेणियां हैं। क्लियर, ये पहली बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सब क्लासिफिकेशन कर सकती है ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट एंड दियर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट विद इन दिस कम्युनिटीज। मतलब इन जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लोग हैं, इसमें भी जो वंचित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या बात की गई है, दैट स्टेट्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा, मतलब ऐसे हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए, मात्रात्मक डेटा होना चाहिए, कि बिल्कुल रोबस्ट डेटा होना चाहिए कि हमारे पास, हमारे संबंधित राज्य के अंदर अमुक समुदाय के पास आरक्षण नहीं है, उनका पिछड़ापन इतना है। हमारे पास क्या होना चाहिए, क्वांटिफाइबल डेटा, मतलब एक कॉन्क्रीट डेटा होना चाहिए सरकार के पास टू प्रोवाइड दी सब कैटेगराइजेशन इन दी रिजर्वेशन। और उनके पास ऐसा फैक्ट भी होना चाहिए कि जो संबंधित समुदाय के लोगों का सरकारी नौकरी में इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, मींस दे हैव नॉट बीन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दी गवर्नमेंट सर्विसेज। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
अगर सरकार, राज्य सरकार को अनुमति दी गई है कि वो सब कैटेगरी के माध्यम से आरक्षण दे, इसका मतलब ये नहीं कि 100% आरक्षण उन्हीं लोगों को देते। मींस द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ईयरमार्क 100% रिजर्वेशंस फॉर अ सब क्लास, कि किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण नहीं दे सकते। मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर 15% रिजर्वेशन है, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा आरक्षण किसी एक वर्ग को दे दिया जाए, एक समुदाय, एक जाति को, और जातियां हैं उनको भी मिलना चाहिए, इसका मतलब ये है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द स्टेट हैज टू जस्टिफाई द सब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल डेटा। अच्छा, कि इसमें एक बात और की गई है कि अगर सरकार ऐसा करती है कि आरक्षण देती, सरकार को डेटा देना होगा कि हमारे पास ये, हमारे राज्य में संबंधित जातियां और समुदाय हैं, इनके पास आरक्षण नहीं है और इनका जो इकोनॉमिक लेवल है कहीं ना कहीं कम है, इसे, इसको हमें ऊपर उठाना है। फॉर द अपलिफ्टमेंट वी नीड टू प्रोवाइड सम रिजर्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट बात की गई है द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फॉर द पर्पस ऑफ। अच्छा, बात की गई है कि जिस प्रकार से अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है, एक क्रीमी लेयर कंसेप्ट है, जिसका मतलब क्या है, जिसमें क्या होता है कि 8 लाख से इनकम, जिस परिवार की इनकम 8 लाख रुपए है, उससे ऊपर जो लोग हैं, ऐसे परिवार जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है, वो आते हैं क्रीमी लेयर में, उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे परिवार जिनकी आय 8 लाख से कम है, उन्हें क्या मिलता है, ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। क्लियर? ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो एससीज को दिया जाने वाला क्रीमी लेयर कंसेप्ट है वो अलग होना चाहिए ओबीसी से, राइट। द रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट जनरेशन। ये बड़ा जजमेंट आया है कि यदि किसी समुदाय को जनरेशन, किसी भी समुदाय को आरक्षण मिलता है, तो अगर किसी प्रथम पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया, मतलब उस वर्ग के लोगों की प्रथम पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया है, इट मींस उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनको आरक्षण का लाभ किसी स्तर पर नहीं मिलेगा। ये कहा गया है दैट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द फर्स्ट जनरेशन ओनली। आगे सेम बात रही गई है, once a member of the first generation attains a higher status through reservation, the subsequent generation should not be entitled to the same benefit, कि उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्या कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस वर्डिक्ट के अंदर। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात बोली गई है कि स्टेट जो है, राज्य हैं, वो चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं दैट देयर आर डिफरिंग डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और बैकवर्डनेस अमंग दी क्लासेस। सरकार, राज्य सरकार ही बता सकती है कि उनके जो समुदाय हैं उस संबंधित राज्य के, उनके साथ अलग अलग जो है, कहीं ना कहीं उनका जो भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनका स्तर अलग अलग है, तो उन्हें उनके लिए अलग अलग प्रावधान करने होंगे। क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब राज्य सरकार ऐसा कुछ करेगी, लिस्ट में नाम जोड़ेगी, सब कैटेगरी बनाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जो एक्सक्लूसिव पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 341, अनुच्छेद 341 के तहत जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति दी गई है, जिसमें कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में नाम जोड़ना हटाना हो, उसका अधिकार ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिया गया है, उसका वॉयलेशन नहीं करता। मींस स्टेट्स आर नाउ अलाउड टू मेक देयर ओन लिस्ट, राइट। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि इससे प्रभावित होने वाली है। पहली, वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय, हमने पढ़ा, ये पंजाब के अंदर है। मदिगा है आंध्र प्रदेश में। देखिए, मदिगा जो है ना, ये बहुत बड़ा समुदाय है आंध्र प्रदेश के अंदर, ऑलमोस्ट 1/3, करीब 1/3 तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किए, नेता भी हैं जिन्होंने जो जजमेंट इसको वेलकम किया है। बिहार के पासवान है, यूपी के जाटव और तमिलनाडु के अंदर अरुंधतियार, इन पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा आफ्टर दी सब क्लासिफिकेशन इन दी सब कैटेगराइजेशन इन दी शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट थ्रू दी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, एक हम बात करते हैं क्रीमी लेयर कंसेप्ट की। हमने पढ़ा था कि सरकार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यदि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाया जाएगा तो ओबीसी से भिन्न होगा, इसके ओबीसी से इतर होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये कब आया? तो इट केम इन दी ईयर 1992 इंदिरा साहनी केस, ऑल्सो नोन एज दी मंडल कमीशन केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 की इंदिरा साहनी बाद में ये आदेश दिया गया कि ओबीसी के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो एडवांस्ड सेक्शंस है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली,
ऐसा ना हो कि सभी पूरे आरक्षण का लाभ वही वर्ग ले ले, किसी और को मिले ही ना। क्लियर? इसका मतलब होना चाहिए जेन्युइन जो हमारे मतलब ऐसे लोग जिनको आरक्षण के वाकई में हकदार हैं उन तक भी आरक्षण पहुंचना चाहिए। ये रहा हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके बाद कुछ बचता नहीं जजमेंट के अंदर, जो सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की संविधान पीठ की स्थापना होती कैसे, किस आर्टिकल के तहत होती है और ये कब कब की जा सकती है। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधान पीठ, संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना। अच्छा हम बात करते हैं ये कब बनती है। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 145 अनुच्छेद 145 दो के तहत इसका गठन होता है। अब ये कब होता है? तो द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब कभी भी संविधान की व्याख्या करने के संबंध में कोई कानून आता है और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न के मामले पर जो है संविधान पीठ का गठन कर सकता है। कौन करेगा? इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो भी विषय होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? इट विल बी गिवन बाय द सीजीआई टू द बेंच। संविधान पीठ है उनका, वो किसका निर्णय करेंगे, इसका संबंध, इसका डिसीजन कौन लेंगे? हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? अच्छा जो संविधान पीठ है इसका गठन कब कब हो सकता है? तो चार कंडीशंस हैं तब होता है। क्लियर? तो पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास है कि मान लीजिए कि पहला तो ये है कि अगर संविधान की व्याख्या करने के संबंध में किसी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर विचार किया जाना हो तो उस पर बात की जाएगी। मींस लॉ pertaining a question regarding interpretation of द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या के संबंध में किसी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो है संविधान पीठ का गठन होता है, पहला। सेकंड है कि हमारे मान लीजिए माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, अगर वो किसी सब्जेक्ट के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय जानना चाहते हैं उस संबंध में भी ये संविधान पीठ का गठन हो सकता है। लेकिन जो सलाह संविधान पीठ के द्वारा दी जाएगी ये हमारे माननीय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी किसी भी स्तर पर नहीं है। सेकंड क्या कंडीशन हो गई? इफ द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह मांगी जाती है तो उस केस में हो सकता है। तीसरा केस क्या है कि मान लीजिए 2 जजेस या 3 जजेस की बेंच इन्होंने दिया है डिफर्ड वर्डिक्ट। मतलब क्या है? मान लीजिए कोई केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया हो और उस संबंध में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ हो या 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ हो, इन्होंने अपना अलग अलग वर्डिक्ट दिया हो। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई केस 2015 में आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, उस समय 2 जजेस की बेंच होती है, उनका एक वर्डिक्ट आता है कि इसमें ये निर्णय देते हैं। लेकिन उसी निर्णय को 3 जजेस जो हैं भविष्य में चल के 3 न्यायाधीशों की पीठ उसे बदल देती है, तो किसका गठन कर सकते हैं? संविधान पीठ का गठन कर सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या है? मान लीजिए 3 जजेस जो हैं, 3 जजेस का जो वर्डिक्ट है उसे कौन बदल दे? 3 जजेस की बेंच फिर से इसे कर दे क्या? रिवर्स। मतलब उसे बदल दे, रिवर्स कर दे, चेंज कर दे कुछ। इन कंडीशंस में क्या होता है? संविधान पीठ का गठन होता है। ये होता है अंडर आर्टिकल 145(2), जिसमें 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के मामले में संविधान पीठ का गठन होगा
और वो होगा 5 जजेस के मतलब 5 जजेस जो है उनकी संविधान पीठ बनाई जाएगी। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब तक सबसे बड़ी बेंच कब बनाई गई है? तो 13 जजेस की बेंच बनाई गई, 13 जजों की बेंच बनाई गई है इन द ईयर 1973 फॉर दी केशवानंद भारती केस। केशवानंद, ये इस केस से सभी परिचित होंगे आप, जो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, भारत का जो मूल ढांचा सिद्धांत है उसके संबंध में जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को रिगार्डिंग दी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द केशवानंद भारती केस व्हिच वाज गिवन बाय द 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसमें भी क्या आया था, 7 जज ने तो एक तरफ जजमेंट दिया था, 6 जज ने एक तरफ दिया था। राइट, हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, इसका गठन होता है अंडर आर्टिकल 145 और 4 आधार है इन पे गठन होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब जो है हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज बैंड एथलीट्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज। देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंट ओलंपिक के अंदर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कुछ देशों के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है कि इस देश से खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आपको बताना कितने देशों के खिलाड़ी को बैन किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2, मतलब रशिया एक तो रूस है और एक बेलारूस है। ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया है। क्लियर, अब उसकी वजह क्या है, वजह हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो है कि जो यूक्रेन पर 2022 के फरवरी में रूस ने अटैक किया है, द रशियन इन्वेजन ऑन द यूक्रेन इन दी फरवरी 2022। और ऐसा क्या हुआ है कि ओलंपिक के नियम है कि ओलंपिक शुरू होने से पहले, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरू होने से पहले 7 दिन पहले, और जो पैरा ओलंपिक गेम्स है, पैरा ओलंपिक खेलों के समाप्त होने के 7 दिन बाद तक कोई भी देश किसी प्रकार का किसी पर अटैक नहीं करेगा, वरना उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर दियर नेशनल फ्लैग। तो दे वॉयलेटेड दी ओलंपिक ट्रूस, मतलब ओलंपिक का जो विराम नीति है जिसके अंदर वो युद्ध नहीं करेगा, उसका इन्होंने वॉयलेट किया। अब बेलारूस इसलिए आया कि बेलारूस की जमीन का यूज करते हुए रूस ने अटैक किया ऑन दी यूक्रेन। तो बेलारूस वाज आल्सो implicated for allegedly allowing Russia to use its territory for military purposes। ऐसा इसकी वजह क्या है, यहाँ रशिया है, यहाँ बेलारूस, यहाँ है यूक्रेन, इसने बेलारूस की जमीन का यूज करते यूक्रेन पर अटैक किया है, while यूक्रेन बॉर्डर्स ऑन द साउथ। ये तो रहा यूक्रेन, ये बेलारूस रहा, तो रूस ने इसकी जमीन का यूज करते हुए आरोप है कि रूस की सेना को बेलारूस ने अपनी जमीन का यूज करने दिया है फॉर दी यूक्रेनियन इन्वेजन। अच्छा, अब उसके बाद क्या बात करें कि ऐसा पहले कभी हुआ है क्या, तो देखिए जब यूएसएसआर का विघटन होता है उसके बाद 1992 के अंदर समर ओलंपिक होते हैं स्पेन के बार्सिलोना में। तब भी क्या होता है, कुछ एथलीट को जो है इस रीजन से बैन किया गया था और उन्होंने ओलंपिक फ्लैग है, ओलंपिक ध्वज है, उसके तहत कंपटीशन के अंदर भाग लिया था इन द ईयर 1992। ऐसा है, इसका मतलब ये है कि अभी पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि खिलाड़ियों को बैन किया गया, पहले ही बैन किया गया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अच्छा, अब हम बात करें कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, उसमें आईओसी ने अलाउ किया था कुछ रेफ्यूजी ओलंपिक टीम को फॉर दी फर्स्ट टाइम। जो शरणार्थी थे उन्होंने अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है तो उनको पहली बार कहाँ अलाउ किया गया था, 2016 के रियो ओलंपिक्स में। आप ये नाम ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, तो वर्तमान में कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स होंगे 2026 में, ये कहाँ होंगे, इटली के अंदर होंगे, मिलान शहर में, याद रखिएगा। वर्तमान में पेरिस में हो रहे हैं विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे 2026 के अंदर, मिलान इटली के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद होंगे 2 समर ओलंपिक, 2028 का तो होगा लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर, 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 2036 का ओलंपिक भारत चाहता है कि भारत के अंदर हो, इसके लिए हम ट्राई भी कर रहे हैं एट दी ग्लोबल लेवल। अच्छा, एक खिलाड़ी है टेनिस प्लेयर एंडी मरे, हु हैज डिसाइडेड हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम दी इंटरनेशनल गेम्स इज फ्रॉम विच कंट्री। ये किस देश से खिलाड़ी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्रिटेन। ये खिलाड़ी जो है ब्रिटेन के हैं, एंडी मरे। और कहीं ना कहीं जो 3 फेमस प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविच, नडाल और कार्लोस अल्कारेज जैसे खिलाड़ी, उनके कहीं ना कहीं उनसे
पीछे दबे खिलाड़ी है, ऐसा इनका मानना है। So एंडी मरे डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टीम टेनिस फॉलोइंग द अपीयरेंस इन द पेरिस ओलंपिक गेम। हाल ही में क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक गेम के अंदर इनकी हार हुई है, इनके खिलाड़ी के साथ डबल्स खेल रहे थे उसमें हार हुई है। वेयर ही पार्टनर्ड विद द डेनियल, हमारे लिए नाम इतना इंपॉर्टेंट, डेनियल इवेंट्स है, टू दी क्वार्टर फाइनल्स, राइट। अब एंडी मरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार जीता विंबलडन, कुल 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें से विंबलडन भी है, इसे 2 बार जीता है। यूएस ओपन जीता 1 बार और 2 बार जीते हैं ओलंपिक मेडल्स, ओलंपिक गोल्ड जीता है। कब से कब, एक जीता है 2012 का लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और एक 2016 के रियो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। मतलब 2 बार विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी हैं, 1 बार यूएस ओपन जीता है, 2 ओलंपिक के अंदर मेडल हैं, गोल्ड मेडल 2012 लंदन में और 2016 के रियो ओलंपिक्स में। अच्छा, इन्होंने पहली बार 2013 के अंदर जो है फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप जीती थी और ये ब्रिटेन के पहले व्यक्ति थे आफ्टर दी 77 ईयर्स। ये इनका पर्सनल रिकॉर्ड है इन दियर कंट्री। और इन्होंने पहली बार जो है ब्रिटेन को 2015 का डेविस कप भी दिलवाया था और उन्होंने ओवरऑल 46 मेडल, अब तक 46 टाइटल जो है जीते एंडी मरे ने। हमारे लिए इतना इन डिटेल काम का नहीं है। अच्छा, एक ये स्टेटमेंट आ रहा है विद रेफरेंस टू दी विष्णुपद टेम्पल एट गया, ध्यान रखिएगा बिहारी गया में अभी बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ था दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप अ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर ऑन द बेसिस ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जो काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके आधार पर जो है विष्णुपद टेम्पल को यहाँ पर जो है एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, सेम ऐसे ही बनेगा महाबोधि टेम्पल गए, ठीक है। तो आपको बताना कि जो 3 स्टेटमेंट दिए इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है क्या ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये, इसका ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड है द टेंपल वाज बिल्ट इन 1787 ऑन द ऑर्डर्स ऑफ क्वीन अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर क्या हुआ, 1787 में इसकी स्थापना की गई, बिल्कुल सही आंसर है। और इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर, फाल्गु नदी को बोलते हैं, निरंजना नदी बोलते हैं, इसी के किनारे बसा हुआ बनाया गया मंदिर है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 2 एंड 3। अच्छा, सो विष्णुपद जो टेम्पल गया के अंदर है ये हमारा क्या है, एक हिंदू धार्मिक स्थल है, हिंदू टेम्पल है जो कि भगवान विष्णु को ही समर्पित है, डेडिकेटेड है। यहाँ पर क्या है कि 40 सेंटीमीटर लंबा एक हमें फुटप्रिंट मिलता है, मतलब पद चिन्ह मिलते हैं भगवान विष्णु के। ऐसा माना जाता है कि कहानी छोटी सी, एक राक्षस था, उसने भगवान से प्रार्थना की कि मतलब जो मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि दिखाओ, कुछ शक्तियां दो ताकि मैं सबका उद्धार कर सकूं, लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, बदल जाता है। तो भगवान विष्णु उस पर पांव रखते हैं और वो पाताल में चल जाता है। ऐसा मानना है कि वो जो पद चिन्ह है भगवान विष्णु का इसी कथा से जोड़ा जाता है, राइट। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो ये लगभग 100 फीट ऊंचा मंदिर है, इसमें कुल 44 पिलर्स हैं, राइट। और ये बना हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर वही है जिसे कहते हैं निरंजना नदी। और इसकी स्थापना हुई थी 1787 में ऑन द ऑर्डर ऑफ क्वीन अहिल्याबाई होलकर ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनके आदेश पर इसका निर्माण होता है इन द ईयर 1787, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश, which of the following West African countries has proposed to relocate its capital due to repeated flood, कि बार बार आने वाले बाढ़ के चलते निम्न में से किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने कहा है कि हम अपनी राजधानी को ही शिफ्ट कर रहे हैं ऑल टुगेदर। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, लाइबेरिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, देखिए वहां की जो संसद सीनेट है, सेनेटर्स है ना, उन्होंने एक प्रपोजल किया है, प्रपोजल दिया है दैट वी नीड टू शिफ्ट आवर कैपिटल ड्यू टू सम रीजंस। अब कुछ कारण क्या है, देखिए पहला कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग है। आप जानते हैं कि वैश्विक तापन से क्या होता है, कि होता कब है, जब सूर्य से आने वाली किरणें धरातल पर आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब वायुमंडल से बाहर जाना चाहती हैं, बट हमारे क्या है वायुमंडल में क्या ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो उन्हें ट्रैप कर लेती है। इससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जो हमारे ग्लेशियर है कहीं ना वो पिघलते हैं, वो पिघलेंगे तो नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, नदियां पानी लेकर जाएगी समुद्र में। इसका नुकसान क्या होगा, जो तटीय देश है, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनका वो सबमर्ज होना शुरू हो जाए, मतलब उनके डूबने की कगार पर आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ रीजन यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए जब भी तापमान बढ़ता है समुद्र का तो उससे क्या होता है, पानी एक्सपेंड करता है, मतलब उसका उष्मीय, थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है उसका उष्मीय फैलाव कह सकते हैं।
प्रॉपर टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है इसका। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, जब पानी गर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करता है, तो जब हीट बढ़ती है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये भी एक इसका कारण माना गया है किसका, कि हमको कैपिटल शिफ्ट करनी है। देखिए देश आपको दिख रहा होगा नाइजीरिया, एक दिख रहा बेनिन, एक दिख रहा टोगो। इन्हें कहा जाता है स्लेव कोस्ट। क्या कहते हैं, यहाँ से पहले स्लेव थे, दास थे, उनको भेजा जाता था, स्लेव कोस्ट। एक गाना है, ये कंट्री पास में, ये जो सिएरा लियोन लाइबेरिया है, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। तो ऐसा माना जा रहा है कि मोनरोविया को हम शिफ्ट करेंगे इन दी इंटीरियर पार्ट। बात सही भी है कि अगर मान लो क्लाइमेट चेंज के कारण अगर कल कोई शहर डूब जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सिएरा लियोन और लाइबेरिया, इनका तट ऐसे बोलते हैं ग्रेन कोस्ट, यानी खाद्यान्न तट। क्या कहते हैं, खाद्यान्न तट, इसे कहा जाता है ग्रेन कोस्ट। अच्छा, यहाँ पे लोमा माउंटेन, गिनी और देश के पास लोमा लोमा पर्वत है, जहाँ से निकलती नाइजर नदी, ये ऑल टुगेदर जाएगी और कहाँ जाएगी, ये जाएगी जो दक्षिण साउथ अटलांटिक ओशन है, मतलब दक्षिण अटलांटिक महासागर है, वहां जाती है नाइजर नदी। और यहाँ झील है लेक वोल्टा, जो कि मानव निर्मित बड़ी झील है, जो गाना देश के अंदर अवस्थित है। ये आप कुछ नाम याद रख सकते हैं। तो लाइबेरिया कैपिटल क्या है, लाइबेरिया कैपिटल है मोनरोविया, ये आप नाम याद रखिएगा। आपको इतना पता होना चाहिए लाइबेरिया देश कहाँ स्थित है, कैपिटल क्या है और इसे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ये कारण हमने देख लिया। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट निकल कर आया सामने, अच्छा फैक्ट है कि हम देखें तो द ग्लोबल सी लेवल हैज राइजन अबाउट बाय अबाउट 8 to 9 इंचेस और 21 to 20 सेंटीमीटर्स इन सिंस 1880। मतलब क्या है कि जो हमारा वैश्विक जो जल स्तर है समुद्रों का, उनका स्तर बढ़ा है, कितना बढ़ा है, लगभग 21 से 24 सेंटीमीटर 1880 से तुलना करें, वर्ष 1880 के बाद से 21 से 24 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हुआ है, या कह लें 8 से 9 इंचेस। अगर हम बात करें 1993 के बाद की, इसके बाद तो कंडीशन बहुत ज्यादा विकट हो गई है। क्या हुआ है कि जो समुद्र का जल स्तर है उसके बढ़ने की दर थी, वो हो गई डबल। कैसे हो गई है, 1993 में थी ये लगभग 0.07 इंच या 0.18 सेंटीमीटर, ये बढ़कर हो गई है लगभग 0.17 इंच या 0.42 सेंटीमीटर पर ईयर। वर्तमान में इतनी दर से समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, और ये सभी के देशों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। भारत भी एक कोस्टल स्टेट है, हमारे आइलैंड भी है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय आगे चल के बन सकता है, राइट। हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शिल्प परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व शिल्प शहर नहीं है। अब तक भारत में कुल 4 सिटीज हैं, 4 cities have been recognized as the world craft city by the world craft council। जो विश्व शिल्प परिषद है उसके द्वारा भारत में तक 4 शहरों को है मान्यता दे दी गई है। शुरुआत 2015 में होती है, फिर 2 शहरों को मान्यता मिलती है, फिर 2018 में एक शहर को मान्यता मिलती है, और 2024 में जाकर के चौथा शहर है उसे मान्यता मिल जाती है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसका हिस्सा नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर है लखनऊ, क्योंकि जयपुर को 2015 में मिल जाती है, मैसूर को 18 के अंदर मिलती है, 2015 में मिलती है ममल्लपुरम को तमिलनाडु को, श्रीनगर को मिलती है रिसेंटली 2024 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए विच इज लखनऊ। अच्छा, तो श्रीनगर हैज बिकम द 4th सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। और 2021 के अंदर क्या हुआ था, यूनेस्को के द्वारा किसे कहा गया था, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी इन द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। वहां जो शिल्प और लोक कला है उसके संबंध में यूनेस्को ने कहा था, इसे क्या कहा था, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया था कश्मीर को, राइट। जयपुर राजस्थान का जयपुर और तमिलनाडु का ममल्लपुरम है, इन्हें दिया गया 2015 में स्टेटस। 2018 के अंदर मिला कर्नाटक के मैसूर को। तो मैसूर किसके लिए फेमस है, फॉर दियर स्टोन आर्किटेक्चर, जो वहाँ की स्टोन आर्किटेक्चर उसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कैसे होती है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इसके अंदर भारतीय उनका भी बड़ा योगदान रहा, भारतीय महिला का। तो इट इज नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी, नॉन गवर्नमेंटल यानी गैर सरकारी संस्था है, इसका संबंध यूनेस्को से संबद्ध है ये। और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1964 बाय एलिनो वेब, मिस मार्गरेट एम पेज और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय है, इनका योगदान रहा है। इस संस्था को स्थापित करने में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आप समझ सकते हैं, क्राफ्ट काउंसिल मींस
प्रकार की शिल्प कलाएं हैं उनका संवर्धन करना, उनके बारे में अलग अलग एग्जीबिशन लगाना, अवेयरनेस लेकर आना, उन्हें प्रमोट करना काम किसका है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का। So it aims to promote the preservation, protection and development of the traditional crafts and foster economic developmental through the crafts। आर्थिक आर्थिक विकास भी करना, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी शहर को रिकॉग्निशन मिलेगा तो वहाँ के जो लोकल क्राफ्ट है उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उनकी बिक्री भी होना शुरू होगी और इकोनॉमिकली उन्हें एडवांटेज मिलेगा। तो होता क्या है देखिए, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर हर साल 4 साल के अंदर बदलता है। इनका एक मतलब इनके जो नियम बने हैं उसके अंदर है कि हर 4 साल तक के लिए, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 4 साल के लिए एक सिटी को ये बनाएंगे अपना हेडक्वार्टर। तो वर्तमान में 2021 से 24 के लिए बना हुआ है कुवैत, और उसके बाद जो है बदल दिया जाएगा इसको। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये प्रपोजल दिया है कि हम हमारी कैपिटल का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड द रेजोल्यूशन प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। किस राज्य की विधानसभा ने जो है अपने राज्य की राजधानी का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल चाहता है कि हमारे केरल के नाम के आगे एम और लग जाए, मीन्स केरलम हो जाए। क्या हो जाए? केरलम। क्योंकि इनका मानना है कि मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम ही है। तो केरल केरल की विधानसभा है, उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया है और उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है कि हमारा जो है केरलम नाम कर दिया जाए। और इसका मतलब क्या है कि शेड्यूल्ड 8 यानी 8वीं अनुसूची में भारत की जो 22 वर्णित भाषाएं हैं उनमें भी इसका नाम क्या कर दिया जाए? केरलम कर दिया जाए। ये सारी बात यहाँ लिखी गई है। और अंडर दी आर्टिकल 3 हम बात करेंगे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की, जो डील करते हैं विद दी स्टेट्स। क्लियर? अच्छा, हम थोड़ी बात कर लेते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 की, जिनके बाद इसमें की स्टेट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 स्टेट्स दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या होगा कि भारत के राज्यों की सीमाएं, भारत के जो संघ शासित प्रदेश है उनकी सीमाएं आएगी, और ऐसा क्षेत्र जो भारत में भविष्य में अक्वायर करने वाला है उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? अंडर आर्टिकल 1। क्लियर? अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 2 कहता है The government of India means the parliament can add any state into the union of India। कि भारत संघ में जो संसद है वो किसी राज्य को जोड़ सकती है, साथ ही साथ नया राज्य बना सकती है। क्या कर सकती है? एड a state इन द यूनियन। ये का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। नया राज्य बना सकती है अंडर आर्टिकल 2। अब हम बात करें आर्टिकल 3 क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3 के आधार पर जो है केरल की सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है कि हमें हमारा स्टेट का नाम चेंज करना है। अच्छा, आर्टिकल 2 कहता है कि नया राज्य बन सकता है, लेकिन आर्टिकल 3 कहता है कि जो राज्य बने हुए हैं, जो राज्य बने हैं उनकी सीमाओं के अंदर बदलाव करना, मतलब उनकी बॉर्डर चेंज करनी हो, उनका एरिया क्षेत्रफल बढ़ाना हो घटाना हो, साथ ही साथ उनके नाम में बदलाव करना हो, तो किसके अंदर आता है? अंडर द आर्टिकल 3 विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेसिफिक पावर, exclusive power to the Parliament of India to change or to make amendments in the areas of the state, even increasing or decreasing their areas as well as the changes in the alteration in the boundaries। उनकी जो सीमाएं हैं बदलाव करना हो। तीसरा है कि in that the parliament can change the name of the concerned state। अच्छा, कुल 4 बातें इसमें की गई हैं आर्टिकल 3 में। पहला है बाउंड्री, पहला तो है इसका एरिया, मतलब इंक्रीज करना हो एरिया। सेकंड बात की गई है डिक्रीज करना हो क्या? एरिया, क्षेत्रफल ही कम कर दो। तीसरा है बाउंड्रीज में अल्टरेशन, यानी सीमाएं हैं उसके अंदर बदलाव कर दो। ये है अल्टरेशन, अल्टर दी बाउंड्रीज। डी है क्या? डी कहता है कि नेम बदल दो, मतलब नेम चेंज करना हो। किसके पास अधिकार है? एक्सक्लूसिव पावर इज गिवन टू दी पार्लियामेंट अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 3। अनुच्छेद 3 के तहत जो शक्तियां किसको दी गई हैं? हमारे भारतीय संसद को दी गई हैं। राइट? अब क्या होता है देखिए, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। क्या बात की जा रही है? नाम चेंज करने की। अभी नाम चेंज करने की बात करें ना, तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के संसद में इस प्रकार का विधेयक पारित नहीं हो सकता है, इवन पेश भी नहीं होगा।
ये अभी जब हम बात कर रहे हैं केरल की विधानसभा ने भेजा है, लेकिन ये प्रस्ताव कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए संसद के अंदर ऑल टुगेदर। संसद में ऐसा हुआ नहीं है, और केरल ने पहले भी प्रयास किया है कि हमारे स्टेट का नाम केरलम किया जाए। तो देखिए जो प्रोसीजर उसमें क्या है, प्रोसीजर ये कहता है दैट a bill proposing the changes in their name can be introduced in the parliament only on the prior approval of the president। कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का प्रस्ताव संसद में नहीं रखा जाएगा। प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल। क्लियर? राइट, यहां तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके साथ क्या होगा, जो राष्ट्रपति हैं वो करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इस तरह की बात को विद दी स्टेट्स। संबंधित राज्य जिसका नाम बदला जाना है या जिसके एरियाज में अल्टर करना है, उनकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, तो इसके बारे में क्या करेंगे, स्टेट को भेजेंगे। स्टेट जो राज्य विधानसभा है इसके संबंध में बिल पास करके ये अपनी सलाह देगी राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकारें, चाहे उसे अस्वीकार करें। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऊपर। ये बात हुई क्लियर? तो प्रश्न अब ये उठता है आपके दिमाग में, आपको एक प्रश्न उठना चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि भारत सरकार चाहे तो अपना जो राज्य जिस प्रकार से बाउंड्रीज में चेंज करना, स्टेट्स को जोड़ देना, बना देना, कर देना। अब स्टेट, नया स्टेट कैसे बनेगा, या तो दो राज्य हैं उनकी सीमाओं से कुछ कुछ हिस्सा निकाल कर नया राज्य बना दिया जाए, या क्या होगा एक राज्य पूरा लिया जाए, उसमें किसी दूसरे राज्य का थोड़ा हिस्सा मिला लिया जाए, और तीसरा क्या हो कि एक इस राज्य का थोड़ा हिस्सा, इस राज्य का थोड़ा हिस्सा मिला करके नया राज्य बना दिया जाए। ये तीन तरीके हो सकते हैं, और हमने आधार पढ़ लिए हैं क्या हो सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे भारत का कोई राज्य का हिस्सा हम किसी को दे दें? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1960 का एक केस था, 1960 में केस आया था, बेरूबारी यूनियन केस। क्या था? बेरूबारी यूनियन केस। ये था वेस्ट बंगाल के अंदर। देखिए आपको पता होना चाहिए 1971 तक पाकिस्तान के दो भाग थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। तो पश्चिम पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, उसकी सीमा किससे लगती थी, पश्चिम बंगाल से। तो हुआ क्या था कि सरकार के द्वारा जो बेरूबारी है, बेरूबारी संघ है, तो कुछ वो हिस्सा दे दिया गया बांग्लादेश को, ताकि हमारे लगभग 5 से 6 किलोमीटर की बाउंड्री थी, उसको क्लियरली डीमार्केट कर सके, मतलब उसका सीमांकन कर सके। राइट, तो ये गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर हमें नया राज्य बनाना हो, जो हमारे देश के अंदर राज्य है उनकी सीमाओं में बदलाव करना हो, कुछ करना हो, उसके लिए हमारे पास किसी प्रकार का संविधान संशोधन अधिनियम नहीं चाहिए। बट अगर हम किसी देश के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, या अपने देश का कुछ हिस्सा किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, या उनका हिस्सा हम ले रहे हैं, उस संबंध में क्या चाहिए, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत क्या चाहिए, संविधान संशोधन अधिनियम पास करना होगा। राइट, ये किसमें कहा गया, बेरूबारी यूनियन वर्सेस बेरूबारी यूनियन केस के अंदर कहा गया। राइट, और आर्टिकल 4 ये कहता है दैट एनी चेंजेस मेड इन दी boundaries, names and alteration of the state under article 2 and 3 are not to be introduced, are not to be taken into consideration under the article 368। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत राज्य की सीमाओं में, या मान लीजिए राज्य के नाम में कोई बदलाव करते हैं, उसमें उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का बिल जो है जनरल, या कह लें ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास किया जा सकता है, सामान्य बहुमत से ही पास किया जाएगा। और इस प्रकार का जो बिल संसद में लाया जाएगा वो क्या करेगा, सिंपल प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, यानी ऑर्डिनरी प्रोसीजर ही फॉलो किया जाएगा इस तरह के बिल को पास करने में, ऑर्डिनरी प्रोसीजर्स। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको आर्टिकल 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस ऑफ द ईयर 2023-24 इज रिलीज्ड बाय, कि वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि जो हमारा डिजिटलाइजेशन है, मतलब वित्त के अंदर, वित्तीय क्षेत्र में जो हम डिजिटलीकरण यूज कर रहे हैं, इसका हमें एडवांटेज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो जीडीपी है उसके अंदर लगभग 10% तो हिस्सा किसका है, डिजिटल फाइनेंस का है ये। लेकिन आगे चलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
फिफ्थ हो जाएगा, मतलब 2026 तक आते आते डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा कितना हो जाएगा भारत की जीडीपी के अंदर, लगभग 20% बाय द ईयर 2026, ये कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो पर जीबी डेटा है उसे कितनी कॉस्ट लगती है, मतलब अगर आप एक कोई व्यक्ति अगर 1 जीबी डेटा यूज कर रहा है उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, सो इट इज रफली अराउंड 13.32 रुपीस, मतलब लगभग $0.16 देना पड़ेगा पर जीबी के लिए। अगर हम बात करें कि भारत में कुल कितना मोबाइल डेटा कंजप्शन होता है तो ये बहुत ही ज्यादा है, ये लगभग है 24.1 जीबी। 2023 के अंदर ये था हमारा कितना था, प्रति व्यक्ति जो है जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो 24 जीबी डेटा यूज कर रहा था एक महीने के अंदर इन दी ईयर 2023। तो इतना डेटा यूज कर रहे हैं हम, तो इसका डेटा का थोड़ा सही इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे रिसर्च के अंदर हो पढ़ाई के अंदर हो, तो फोकस करना चाहिए। कितनी कॉस्ट है, ₹13.32 हमारी कॉस्ट है 1 जीबी डेटा की, और पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन कितना है, वो है हमारा 24.1 जीबी 2023 में डेटा था। चलिए हमारी क्लास आज ही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो चुका है, और होपफुली आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सामने आ रहा होगा। किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई टॉपिक अगर आप जो चाहें छूट गया है उसे आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, वी विल ट्राई टू कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी फिट एंड फाइन एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, मिलते हैं अगली क्लास में।